नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है प्रोग्राम कम्युनिटी कलर्स पर, जहां पर आप इस वक्त सुन रहे हैं आरजे गौरी की आवाज में डिसेबिलिटी सेक्टर से आती न्यूज अपडेट्स, जॉब अलर्ट्स और DEPWD सोशल मीडिया अपडेट्स को। दोस्तों, इन दिनों गर्मी का मौसम चल रहा है, तो आशा करते हैं कि आप पानी पीने पर पूरा ध्यान दे रहे होंगे, अपनी तबीयत का पूरा ख्याल रख रहे होंगे, धूप से खुद को सही तरीके से बचा रहे होंगे और आइसक्रीम के साथ साथ फैमिली टाइम का भी खूब मजा ले रहे होंगे। रेडियो उड़ान के नए और डेडिकेटेड प्रोग्राम्स से आप इस मजे को दुगना कर सकते हैं। रेडियो उड़ान आपके लिए लेकर आता है एंटरटेनमेंट से भरपूर, मनोरंजन से भरपूर और साथ ही साथ जानकारी से भरपूर कार्यक्रम, जिनका सीधा लाभ आप उठा सकते हैं। तो आशा करते हैं कि रेडियो उड़ान की ऐप को तो आपने डाउनलोड कर ही लिया होगा। अगर अभी तक नहीं किया है तो आपको बता दें कि रेडियो उड़ान की ऐप प्ले स्टोर और ऐप स्टोर दोनों ही पर मौजूद है। रेडियो उड़ान को आप सीधा और लाइव सुन सकते हैं रेडियो उड़ान की वेबसाइट के माध्यम से, जो कि है www.radioudan.com। साथ ही इसे कई लाइव वेब स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म्स पर भी सुना जा सकता है। दोस्तों, रेडियो उड़ान थर्ड पार्टी प्लेटफॉर्म्स जैसे कि गूगल, एलेक्सा, ट्यून इन पे भी सुना जा सकता है। साथ ही आशा करते हैं कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर भी आप रेडियो उड़ान को खूब फॉलो कर रहे होंगे, जिसके द्वारा आपको चैनल से जुड़ी सारी अपडेट्स समय समय से मिलती रहती हैं। तो दोस्तों, बिना समय गवाए आइए शुरुआत करते हैं आज के प्रोग्राम की। सुनते हैं आज के न्यूज की हेडलाइंस। क्या आप तीसरा बच्चा भी गोद ले सकते हैं? हाईकोर्ट ने दूर किया कंफ्यूजन, दिया है नया फैसला। भारत ने संयुक्त राष्ट्र साझेदारी के माध्यम से सिएरा लियोन को 9,90,000 अमेरिकी डॉलर्स की सहायता प्रदान की। सुप्रीम कोर्ट ने मांगा केंद्र से जवाब, मानसिक समस्याओं से जूझ रहे बेघर लोगों के लिए नीति बनाने की मांग पर जनहित याचिका। कैसे एक्सेसिबल टूरिज्म हो सकता है भारत के लिए अगला बड़ा अवसर। लेंगे न्यूली ब्लाइंड एंड लेट ब्लाइंड अडल्ट्स के लिए NFB क्राइसिस मैनेजमेंट ट्रेनिंग प्रोग्राम की जानकारी। ये गुजरात नहीं केरल है बोलकर DYFI के युवा कांग्रेस ने RSS संस्थापक हेडगेवार के नाम पर विकलांग केंद्र का नाम रखे जाने का किया विरोध। विकलांग पेंशन के लिए 16 साल तक गूंगी रही महिला। हरियाणा सरकार ने दिव्यांग पेंशन में 21 गंभीर बीमारियों को किया शामिल। सुनेंगे डिसेबिलिटी स्पेशल टेक अपडेट। टेक न्यूज में सुनेंगे नए ग्लव्स दिव्यांगों के लिए होंगे मददगार। महाराष्ट्र के 20 IIT में बनेंगी अत्याधुनिक लैब, दिव्यांग छात्रों के लिए भी होंगे विशेष कार्यक्रम। AI तकनीक से दृष्टिहीनों को मिलेगी नई रोशनी, मददगार बनेंगे स्मार्ट चश्मे। प्रोग्राम कम्युनिटी कलर्स में अभी आपने सुनी आज के शो की हेडलाइंस। प्रोग्राम में अब समय हो चला है आगे बढ़ने का, तो बिना वक्त गवाए आइए सुनते हैं डिटेल्ड न्यूज बुलेटिन। दोस्तों, खबर सुनते हैं बॉम्बे हाई कोर्ट से। एक माँ बाप की याचिका पर सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने CARA के आदेश को खारिज कर दिया, जिसमें कहा गया था कि 2 बच्चे होते हुए तीसरे बच्चे को गोद लेने की मंजूरी नहीं दी जा सकती। बॉम्बे हाई कोर्ट ने कहा है कि अगर 2 विकलांग बच्चों के माता पिता तीसरे सामान्य बच्चे को गोद लेना चाहते हैं तो इसमें कोई बुराई नहीं है। इसके बाद अधिकारियों को मुंबई के एक दंपत्ति की याचिका पर 6 हफ्तों में पुनर्विचार करने का निर्देश भी दिया। हाईकोर्ट ने केंद्रीय दत्तक ग्रहण संसाधन प्राधिकरण यानी CARA के 2023 के उस फैसले को रद्द कर दिया, जिसमें इस दंपत्ति को तीसरे बच्चे को गोद लेने की याचिका को ये कहते हुए खारिज कर दिया गया था कि उनके पहले से ही 2 बच्चे हैं। ट्रिब्यूनल ने साल 2023 में जारी अपने आदेश का हवाला दिया था, जिसमें कहा गया था कि यदि बच्चे गोद लेने वाले माता पिता के पहले से ही 2 जैविक बच्चे हैं तो वे सामान्य बच्चे को गोद नहीं ले सकते। कोर्ट में दंपत्ति ने कहा कि उनके 2 बच्चे, एक 2014 में और एक 2019 में पैदा हुआ था। ये दोनों ही बच्चे विकलांग व्यक्तियों के अधिनियम के तहत आते हैं
और उन्होंने तीसरे बच्चे को गोद लेने की इच्छा जताई। न्यायमूर्ति गिरीश कुलकर्णी और अद्वैत सेठना ने 7 अप्रैल के फैसले में कहा कि अगर वे अपने परिवार में एक नए सदस्य को शामिल करने की क्षमता के साथ नई आशा और आशावाद की तलाश कर रहे हैं और ऐसा करके जीवन को अधिक सार्थक बनाने के लिए अधिक संतोष प्राप्त कर रहे हैं, तो इसमें कुछ भी गलत नहीं है। दोस्तों, भारत ने सिएरा लियोन में दिव्यांगजनों को सशक्त बनाने के उद्देश्य से एक परियोजना के हेतु 9.90 लाख अमेरिकी डॉलर्स की वित्तीय सहायता की घोषणा की है। इस पहल का नाम है सिएरा लियोन में विशेष रूप से सक्षम व्यक्तियों के लिए आर्थिक आत्मनिर्भरता सक्षम करना, जिसे भारत संयुक्त राष्ट्र विकास साझेदारी कोष के तहत समर्थन प्राप्त है और संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम UNDP के सहयोग से लागू किया जा रहा है। ये परियोजना सिएरा लियोन की राष्ट्रीय प्राथमिकता के अनुरूप है और समावेशी विकास, सततता तथा सहयोग के प्रति भारत की प्रतिबद्धता को दर्शाती है। दोस्तों, इस परियोजना का उद्देश्य है ग्रामीण क्षेत्रों में दिव्यांग व्यक्तियों के लिए आर्थिक आत्मनिर्भरता और सतत आजीविका को बढ़ावा देना। परियोजना के प्रमुख घटक है दिव्यांगजनों के लिए समर्पित प्रशिक्षण केंद्रों का पुनर्निर्माण करना, प्राथमिक कौशल क्षेत्रों में प्रशिक्षण पाठ्यक्रम का विकास करना, गतिशीलता और सामाजिक सेवाओं तक पहुंच बढ़ाने के लिए टेक्नोलॉजी को अपनाना, उपकरणों और कार्य सामग्री की खरीद हेतु ऋण योजनाओं की स्थापना करना, ग्रामीण क्षेत्रों में आजीविका सहयोग के लिए कार्य सहकारिताओं का गठन करना। दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को केंद्र सरकार को नोटिस जारी करके बेघर और मानसिक सामाजिक विकलांगता से पीड़ित यानी कि साइको सोशल डिसेबिलिटीज से पीड़ित लोगों के लिए एक समग्र नीति बनाने और उसे लागू करने की मांग करने वाली जनहित याचिका PIL पर जवाब मांगा है। न्यायमूर्ति विक्रम नाथ और न्यायमूर्ति संदीप मेहता की पीठ ने अधिवक्ता गौरव कुमार बंसल द्वारा दायर याचिका पर ये नोटिस जारी किया। याचिका में आग्रह किया गया है कि पुलिस और चिकित्सा विभाग जैसे प्रमुख विभागों के लिए एक मानक संचालन प्रक्रिया यानी कि एक SOP बनाई जाए ताकि इस संवेदनशील वर्ग के लोगों के साथ मानवीय और प्रभावी ढंग से व्यवहार किया जा सके। याचिका में बताया गया है कि मानसिक सामाजिक विकलांगता से आशय उन बाधाओं से है जो मानसिक स्वास्थ्य समस्याओं से पीड़ित लोगों को सामाजिक भेदभाव, अपर्याप्त सहायता और अन्य कारणों के चलते झेलनी पड़ती है। इसमें आरोप लगाया गया है कि वर्तमान व्यवस्था में संरचनात्मक खामियां हैं, जिससे ऐसे बेघर लोग उपेक्षा, सामाजिक अलगाव और शारीरिक व यौन शोषण का शिकार होते हैं, जबकि उन्हें उचित देखभाल मिलनी चाहिए। याचिकाकर्ता ने याचिका में कहा है कि भले ही मानसिक स्वास्थ्य देखभाल अधिनियम 2017 और मानसिक स्वास्थ्य नीति 2014 जैसे कानून और नीतियां अस्तित्व में हैं, लेकिन इन्हें लागू करने में सरकारें विफल रही हैं। उन्होंने कहा कि भारत में बेघर और मानसिक रूप से बीमार लोगों के लिए कोई व्यवस्थित राष्ट्रीय नीति नहीं है, जिससे कि पूरी व्यवस्था चरमरा चुकी है और हजारों लोग चिकित्सा, आश्रय और सामाजिक अधिकारों से वंचित हैं। याचिका में राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य सर्वेक्षण 2015-16 का भी उल्लेख किया गया है, जिसमें कि सरकार की इस विफलता को उजागर किया गया था कि वो मानसिक बीमारियों से जूझ रहे बेघर लोगों की सटीक संख्या तय नहीं कर पाई है। आंकड़ों के अभाव ने नीतिगत ठहराव, पॉलिसी पैरालिसिस को जन्म दिया है, जिससे कि लक्षित हस्तक्षेप और संसाधनों का समुचित आवंटन नहीं हो पा रहा। दोस्तों, अब सुनते हैं कि कैसे एक्सेसिबल टूरिज्म यानी कि सुलभ पर्यटन भारत के लिए बन सकता है एक बड़ा अवसर। समावेशी यात्रा में वैश्विक रुचि बढ़ाने के साथ साथ सुलभ पर्यटन यानी कि एक्सेसिबल टूरिज्म और गतिशीलता चुनौतियों वाले लोगों के लिए डिजाइन किया गया है। भारत को राजस्व बढ़ाने, प्रतिस्पर्धात्मकता बढ़ाने और समानता को बढ़ावा देने का एक शक्तिशाली अवसर मिला है। पर्यटन भारत की अर्थव्यवस्था का एक मजबूत, महत्वपूर्ण योगदान करता है। फिर भी ये क्षेत्र अभी भी काफी हद तक अनदेखा है। सुलभ पर्यटन यानी एक्सेसिबल टूरिज्म इसे बढ़ा सकता है और ऐसे यात्रा अनुभव बनाने पर जोर देता है जो विकलांग व्यक्तियों, वरिष्ठ नागरिकों और गतिशीलता वाली चुनौतियों वाले लोगों के लिए समायोजित उपाय देता हो।
ऐसे यात्रियों की जरूरतों को पूरा करके भारत समावेशिता और समानता को बढ़ावा देते हुए अपार आर्थिक क्षमता को अनलॉक कर सकता है। विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी WHO के अनुसार वैश्विक स्तर पर लगभग 15% आबादी किसी न किसी प्रकार की विकलांगता के साथ रहती है। भारत में 2.2 से भी अधिक आबादी गंभीर मानसिक या शारीरिक चुनौतियों का सामना करती है, जो एक विशाल मार्केट शेयर को उजागर करता है। इस अवसर का लाभ उठाने के लिए न केवल राजस्व में यानी रेवेन्यू में वृद्धि होनी चाहिए, बल्कि पर्यटन में भारत की वैश्विक प्रतिस्पर्धात्मकता को भी बढ़ावा देना जरूरी है। भारतीय पर्यटन उद्योग, जिसका 2025 में $25.01 बिलियन का रेवेन्यू उत्पन्न करने का अनुमान है, इसकी अनुमानित वार्षिक वृद्धि दर है 8.07 CAGR 2025 से 2029 तक। यानी इसका मतलब है कि 2029 तक भारत का टूरिज्म क्षेत्र $34.11 बिलियन तक पहुंच सकता है। जबकि ये क्षेत्र जागरूक आगंतुकों को आकर्षित करने के लिए पर्यावरण के अनुकूल यात्रा पर ध्यान केंद्रित करता है, सुलभ यानी एक्सेसिबल विकल्पों को पेश करने से बाजार में विविधता आ सकती है और पर्यटन सभी के लिए समावेशी बन सकता है। विजन 2047 का लक्ष्य इनबाउंड पर्यटनों को 10 गुना बढ़ाना है। इस विजन में सुलभ पर्यटन यानी एक्सेसिबल टूरिज्म को शामिल करना है। इस लक्ष्य को प्राप्त करने में महत्वपूर्ण रूप से योगदान देना है। सुलभ पर्यटन के व्यापक आर्थिक निहितार्थ यानी कि इकोनॉमिक इम्प्लीकेशंस भी है। सांस्कृतिक विरासत के लिए प्रसिद्ध केरल और राजस्थान जैसे गंतव्य ये सुनिश्चित करके आगंतुकों की आवाजाही में वृद्धि देख सकते हैं कि उनके सार्वजनिक स्थान, स्मारक और आतिथ्य क्षेत्र अलग अलग सक्षम व्यक्तियों की जरूरतों को पूरा करें। बदले में समावेशी अनुभव अक्सर परिवारों और समूहों को आकर्षित करते हैं, जिसके परिणाम स्वरूप आर्थिक लाभ भी ज्यादा होता है। भारत में पर्यटन में भी उल्लेखनीय वृद्धि देखी जा रही है, जो कि चिकित्सा और धार्मिक यात्रा दोनों से ही प्रेरित है। हाल ही की बात करें तो 2025 के महाकुंभ ने 65 करोड़ से भी अधिक तीर्थ यात्रियों को आकर्षित किया, जो कि 2019 के कुंभ मेले में आए 25 करोड़ आगंतुकों को पार कर चुका है। धार्मिक पर्यटन में तेजी से वृद्धि आ रही है। इसके साथ ही भारत का चिकित्सा पर्यटन बाजार माने के मेडिकल टूरिज्म मार्केट, जिसका मूल्य 2022 में 6 बिलियन था, 2026 तक ये 13 बिलियन तक पहुंचने का अनुमान है, जो दुनिया भर से रोगियों को अपनी ओर आकर्षित करता है। ये वृद्धि पर्यटन के बढ़ते आर्थिक और सांस्कृतिक महत्व को रेखांकित करती है, जो इसे विकास का एक प्रमुख चालक बना सकती है। इसके अतिरिक्त पर्यटन में भारत की वैश्विक रैंकिंग में भी लगातार सुधार हो रहा है। 2023 तक भारत यात्रा क्षेत्र से GDP योगदान में वैश्विक स्तर पर 8वें स्थान पर है और एक दशक के भीतर 4थे स्थान पर पहुंचने का अनुमान है। अकेले 2023 में अंतर्राष्ट्रीय पर्यटकों का आगमन 18.89 मिलियन तक पहुंच गया, जो कि पिछले वर्ष से लगभग 2 गुना है। जबकि इस अवधि के दौरान विदेशी मुद्रा की आय यानी कि फॉरेन एक्सचेंज अर्निंग को काफी बढ़ावा देता है। हालांकि ये वृद्धि प्रभावशाली है, लेकिन सुलभता पर ध्यान केंद्रित करने से भारत वैश्विक स्तर पर जिम्मेदार और समावेशी पर्यटन में अग्रणी बन सकता है। वैश्विक सर्वोत्तम प्रथाओं से सीखना और RPWD अधिनियम जैसे मौजूदा कानूनों को लागू करना मौजूदा अंतरों को कम कर सकता है। प्रशिक्षण, प्रोत्साहन और सामुदायिक जुड़ाव के माध्यम से हितधारकों को सशक्त बनाया जा सकता है। समग्र बदलाव को सुनिश्चित किया जा सकता है। 2500 मिलियन से भी अधिक घरेलू पर्यटकों की यात्राओं और बढ़ते अंतर्राष्ट्रीय आगमन के साथ भारत के लिए सुलभ पर्यटन को बढ़ावा देने का समय आ चुका है, न केवल एक नैतिक अनिवार्यता के रूप में, बल्कि एक स्मार्ट आर्थिक रणनीति के रूप में। ये एक सही मायने में समावेशी पर्यटन इकोसिस्टम यानी टूरिज्म इकोसिस्टम को बढ़ावा देगा, जिससे कि सभी लोगों को लाभ होगा और भारत को वैश्विक बेंचमार्क के रूप में स्थापित किया जा सकेगा। दोस्तों, न्यूज बुलेटिन इसी तरह जारी रहेगा, लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद।
रेडियो उड़ान में आपका स्वागत है। आज का शो है चौंक गए आप भी? आपने सही समझा। अब रेडियो उड़ान सुने फोन पर भी, वो भी बिना इंटरनेट के। कैसे? श्रवण ऑडियो लाइब्रेरी के साथ। डायल करें 0807117521 पर। इंस्ट्रक्शंस फॉलो करें और सुने आपका अपना फेवरेट शो रेडियो उड़ान, अ फ्लाइट ऑफ लाइफ, अब एक फोन कॉल दूर। Shravan Audio Library is an initiative by National Association for the Blind Delhi in association with United Way Delhi. हिडन वॉइसेस की तरफ से आप सभी का स्वागत। हिडन वॉइसेस, एक दृष्टि एक आवाज, और इसने पूरे भारत में दृष्टिबाधित और आर्थिक रूप से विकलांग बच्चों और वयस्कों को किताबों की दुनिया खोलकर सशक्त बनाने के लिए 1000 से भी अधिक छिपी हुई आवाजों को मिलाया है। 28 अप्रैल 2019 को देवी कृष्णा द्वारा स्थापित और सुश्री मैत्री राजदेव द्वारा सह संस्थापित हिडन वॉइसेस एक अद्वितीय रीडिंग चैरिटी है। देवी एक अनुभवी मनोचिकित्सक और काउंसलर है और ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट की एक दक्ष प्रबंधक है। देवी ने पूरे भारत के विभिन्न भाषाओं के स्वयंसेवकों को दृष्टिबाधितों के लिए ऑडियो किताब पढ़ने और बनाने के लिए तैयार किया है। एक भागीदार के रूप में श्री सुधीश पी और इसके अध्यक्ष के रूप में सुश्री सिंसी थॉमस के साथ हिडन वॉइसेस के अब कुल 1500 से भी अधिक इन हाउस पाठक है और ये JNU, पुणे और दक्षिण भारत स्थित कई क्लबों से जुड़ा हुआ है, जिसके चलते अब हिडन वॉइसेस के पास 3000 से भी अधिक पाठक है। इसमें सबसे छोटे पाठक 5 साल की उम्र से लेकर सबसे बड़े पाठक 82 साल के अनुभव वाले स्वयंसेवक है। पाठकों को उम्र और चुनी गई भाषा के अनुसार ग्रुप्स में बांट दिया जाता है। हिडन वॉइसेस के पास अब लगभग 20 भाषाओं में जानकारी पूर्ण और काल्पनिक दोनों ही तरह की पुस्तकों की एक सूची तैयार है। इन ऑडियो पुस्तकों का उपयोग विभिन्न संस्थानों और समूहों जैसे कि फर्ग्यूसन कॉलेज पुणे, लिट द लाइट, द्युति, मद्रास क्लब आदि द्वारा किया गया है। इस कार्यक्रम ने 50,000 से भी अधिक लोगों की जिंदगी को समृद्ध बनाया है। अधिक जानकारी के लिए हमें ईमेल करें hiddenvoices2020@gmail.com पर। क्या आप डिसेबिलिटी के बारे में सटीक और विश्वसनीय जानकारी जानना चाहते हैं? तो विजिट करें disability.390.org। ये वेबसाइट एक ऐसा मंच है जहां आपके सवालों को मिलेंगे विशेषज्ञों से उत्तर। आपको मिलेंगे सेल्फ एडवोकेसी की प्रेरणादायक कहानियों के वीडियोस। इतना ही नहीं, एंगेजिंग गेम्स, वैल्यूएबल रिसोर्सेज, इंक्लूसिव म्यूजिक वीडियो और ढेर सारी ऑथेंटिक इंफॉर्मेशन। दिव्यांगता से जुड़े अपने सवालों के जवाब खोजिए, अपनी क्यूरियोसिटी को एक्सप्लोर कीजिए वेबसाइट पर डाइविंग डीप सेगमेंट के साथ। तो देर किस बात की, आज ही विजिट करें disability.390.org और साथ मिलकर बनाएं समावेशी समाज। वैसे तो आपको हर चीज में प्रोटेक्शन चाहिए। धूप में निकलने से पहले सनस्क्रीन के साथ रेडी रहते हो, क्रिकेट खेलने से पहले नी पैड्स लगाते हो और सोने से पहले मच्छरदानी लगाकर सोते हो। तो बात जब हाथों के जर्म्स की हो तभी प्रोटेक्शन गायब क्यों? इसीलिए सैवलॉन स्वस्थ इंडिया कहता है, अगर जर्म्स और बीमारियों से रखनी हो दूरी, खाने से पहले हैंड वॉश जरूरी। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। न्यूज बुलेटिन जारी है, बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। दोस्तों, अब समय आता है इस नई पहल के बारे में जानकारी लेने का, जिसका नाम है बी माई स्क्राइब। दोस्तों, V4U संगठन भुवनेश्वर द्वारा जयदेव भवन में दृष्टिबाधित छात्रों को उनकी परीक्षाएं पूरी करने में सहायता करने के लिए बी माई स्क्राइब नाम की पहल शुरू की गई है। पहल का सारांश इस प्रकार है। नाम है बी माई स्क्राइब। इसकी लॉन्च की तारीख है 3 अप्रैल 2025। स्थान जयदेव भवन भुवनेश्वर। इसका उद्देश्य है परीक्षा के दौरान दृष्टिबाधित छात्रों को स्क्राइब सहायता प्रदान करना। संगठन का नाम V4U
संपर्क जानकारी है इसकी वेबसाइट नोट कर लीजिए www.bemyscribe.in, याद रहे www.bemyscribe.in। ईमेल है bemyscribe@gmail.com, bemyscribe@gmail.com। फोन नंबर्स फटाफट लिख लीजिए 9853337095, याद रहे 9853337095, या फिर आप डायल कर सकते हैं 8118022987 को, यानी कि 8118022987 को। आप इसे सोशल मीडिया इंस्टाग्राम के माध्यम से भी फॉलो कर सकते हैं। bemyscribe.in स्क्राइब registration.php के साथ आप इस पर पंजीकरण भी कर सकते हैं। वेबसाइट है www.bemyscribe.in। दोस्तों आइए अब सुनते हैं न्यूली एंड लेट ब्लाइंड एडल्ट्स के लिए NFB क्राइसिस मैनेजमेंट ट्रेनिंग प्रोग्राम के बारे में। न्यूली एंड लेट ब्लाइंड एडल्ट्स के लिए NFB क्राइसिस मैनेजमेंट ट्रेनिंग प्रोग्राम यानी कि संकट प्रबंधन प्रशिक्षण कार्यक्रम नेशनल फेडरेशन ऑफ द ब्लाइंड कर्नाटक की ओर से अपनी तरह की एक नई पूर्णकालिक आवासीय संकट प्रबंधन प्रशिक्षण पहल है। ये 3 महीने का कोर्स है जो प्रतिभागियों को स्वतंत्र और सशक्त जीवन जीने के लिए आवश्यक जीवन कौशल से लैस करने के लिए बनाया गया है। इसका स्थान है बंगलौर। इसकी शुरुआत होगी 1 जुलाई 2025 को। समाप्ति की तिथि है 30 सितंबर 2025। आवेदन करने की अंतिम तिथि 31 मई 2025। लेकिन इसके लिए कौन आवेदन कर सकता है? इसके लिए आवेदन कर सकते हैं ब्लाइंड इंडिविजुअल्स, अधिकतम ऐसे लोग जो जीवन में बाद में दृष्टि खो चुके हैं। आयु 18 वर्ष और उससे अधिक होनी चाहिए। सभी लिंगों के लिए ये खुला है। 20 सीटें इसमें उपलब्ध हैं। तो जानते हैं इसमें क्या सिखाया जाएगा। गतिशीलता और अभिविन्यास यानी कि मोबिलिटी एंड ओरिएंटेशन, दैनिक जीवन कौशल डेली लिविंग स्किल्स, बुनियादी खाना बनाना बेसिक कुकिंग, स्मार्टफोन और सहायक उपकरणों को चलाना, ब्रेल और बुनियादी कंप्यूटर का उपयोग, संचार और सोशल मीडिया यानी कि कम्युनिकेशन और सोशल मीडिया भी सिखाया जाएगा। ऑनलाइन बैंकिंग और खरीदारी सिखाई जाएगी। कानूनी अधिकार और सरकारी योजनाओं के बारे में जानकारी, आय सृजन गतिविधियां यानी इनकम जनरेशन एक्टिविटीज भी सिखाई जाएंगी। और भी बहुत कुछ इसमें शामिल है। आपकी ज़रूरतों के आधार पर इसमें चीज़ें इंक्लूड भी की जा सकती हैं। शिक्षण की भाषाएं कन्नड़ और अंग्रेजी है। समय सोमवार से शनिवार सुबह 9 बजे से शाम 5 बजे तक। आवास की व्यवस्था होगी। बुनियादी सुविधाओं के साथ भोजन भी दिया जाएगा। कोर्स का शुल्क राशि जमा करना 1000 रुपए है। कोर्स सफलतापूर्वक पूरा होने के बाद इसे वापस भी किया जा सकता है। अभी आवेदन और अधिक जानकारी के लिए श्री मोहन कुमार प्रोजेक्ट कोऑर्डिनेटर को संपर्क करें 8197900171 पर यानी कि 8197900171 पर। स्पष्टीकरण और सुझाव देने के लिए श्री गौतम अग्रवाल, महासचिव DEPWD, इन्हें आप संपर्क कर सकते हैं 9980444655 पर यानी कि 9980444655 पर। ईमेल आईडी है nfbkarnataka@gmail.com, याद रहे nfbkarnataka@gmail.com। पात्र व्यक्तियों तक ये बात जरूर पहुंचाए और NFB की मदद करे। सुनिश्चित करे कि दृष्टि हानि के बाद कोई भी पीछे न छूट जाए। दोस्तों आपसे गुजारिश है कि इस न्यूज को कृपया पुनर्वास केंद्रों, गैर सरकारी संगठनों, अस्पतालों और विकलांगता क्षेत्र में काम करने वाले किसी भी व्यक्ति के साथ साझा करें। ज्यादा से ज्यादा लोगों तक इसे पहुंचाएं ताकि इसके जरूरतमंदों तक इसकी खबर पहुंच सके। आइए अवेयरनेस और एक्शन के माध्यम से जीवन को सशक्त बनाएं। राष्ट्रीय दृष्टिहीन महासंघ द्वारा आयोजित कर्नाटक कार्यशाला लेट द ब्लाइंड लीड द ब्लाइंड। दोस्तों अब खबर सुनते हैं केरल से। भाजपा के नेतृत्व वाली पलक्कड़ नगर पालिका द्वारा आयोजित एक कार्यक्रम में नाटकीय दृश्य देखने को मिले, जब DYFI और YC के कार्यकर्ता अलग अलग दिशाओं से कार्यक्रम स्थल पर एकत्र हुए और समारोह को बाधित करने का प्रयास किया।
केरल DYFI युवा कांग्रेस ने RSS संस्थापक हेडगेवार के नाम पर दिव्यांग केंद्र का नाम रखे जाने का विरोध किया और कहा कि ये गुजरात नहीं है। केरल DYFI युवा कांग्रेस ने RSS संस्थापक हेडगेवार के नाम पर विकलांगता केंद्र का नाम रखे जाने का विरोध किया। इस व्यवधान के जवाब में भाजपा कार्यकर्ताओं ने शाम को जिला कांग्रेस समिति कार्यालय तक मार्च किया और हेडगेवार के समर्थन पर नारे लगाए। कार्यक्रम के दौरान जब DYFI ने अपना विरोध दर्शाया, पुलिस ने स्थिति को संभालने के लिए हस्तक्षेप किया क्योंकि प्रदर्शनकारियों ने बैनर फाड़ दिए थे, नारे लगाए और पोडियम को नुकसान भी पहुंचाया। दोस्तों, आपको बता दें कि इस परियोजना का उद्देश्य 200 से अधिक विकलांग व्यक्तियों का समर्थन करना है। विवाद इसके प्रस्तावित नाम को लेकर केंद्रित था। प्रदर्शनकारियों ने तर्क दिया कि RSS संस्थापक के नाम पर एक जन कल्याण पहल का नामकरण सार्वजनिक स्थानों के भगवाकरण के प्रयास को दर्शाता है। एजेंसी के अनुसार DYFI के एक प्रतिनिधि ने कहा कि हम पहल का समर्थन करते हैं, लेकिन हम हेडगेवार के नाम पर इसका नामकरण करने का विरोध करते हैं। इसी तरह की भावना को दोहराते हुए एक युवा कांग्रेस नेता ने कहा कि ये दुखद है कि उन्होंने हेडगेवार का नाम चुना, हम पलक्कड़ का भगवाकरण नहीं होने देंगे। एक प्रदर्शनकारी ने तो यहाँ तक भी कह दिया कि ये गुजरात नहीं बल्कि केरल है। विरोध के बावजूद पुलिस द्वारा प्रदर्शनकारियों को हिरासत में लेने और कार्यक्रम स्थल से हटाने के बाद कार्यक्रम आगे बढ़ाया गया। नगर पालिका अध्यक्ष चेयरमैन ने इस कदम का बचाव किया। नगर पालिका अध्यक्ष प्रमिला शशिधरन ने उठाई गई आपत्तियों पर सवाल उठाते हुए नामकरण के फैसले का बचाव किया। उन्होंने कहा कि इंदिरा गांधी और राजीव गांधी के नाम पर स्टेडियम्स हो सकते हैं, तो हेडगेवार ने विकलांग व्यक्तियों के लिए काम किया है, इसके लिए उनके नाम पर केंद्र का नाम रखने में क्या गलत है। उपाध्यक्ष E कृष्णदास ने विरोध प्रदर्शनों की निंदा करते हुए इसे विकलांग समुदाय के लाभ के लिए बनाए गए कार्यक्रम को पटरी से उतारने का दुर्भाग्यपूर्ण और राजनीति से प्रेरित प्रयास बताया। शाम की रैली में भाजपा ने DCC कार्यालय तक मार्च किया और हेडगेवार के समर्थन में नारे लगाए। बड़ी संख्या में पुलिस तैनात की गई थी, जिन्होंने प्रदर्शनकारियों को इमारत तक पहुंचने से रोकने के लिए बैरिकेड्स लगाए थे। मामूली झड़पें हुई और भाजपा कार्यकर्ताओं ने बैरिकेड वाले क्षेत्र के बाहर से अपना विरोध प्रदर्शन जारी रखा। दोस्तों, अब सुनते हैं एक अजीबोगरीब खबर। ये खबर आती है न्यू दिल्ली से। एक महिला ने विकलांगता पेंशन के लिए 16 साल तक गूंगी होने का नाटक किया। साल 2003 में एक ग्राहक के हमले के बाद से उसने दावा किया कि उसकी बोलने की क्षमता खो चुकी है। सरकारी जांच के बाद उसे पेंशन मिली, लेकिन 16 साल तक गूंगा बने रहने का नाटक करती रही महिला पेंशन लेती रही। दोस्तों, सरकारी जांच के बाद उसे विकलांगता पेंशन इसलिए दी गई थी क्योंकि ये दुर्घटना काम के दौरान हुई थी, इसलिए बीमा कंपनी पर भुगतान की जिम्मेदारी डाली गई। लेकिन कई साल बाद बीमा कंपनी को महिला की फाइल में कुछ गड़बड़ लगी। शक होने पर कंपनी ने एक निजी जासूस को लगाया। जासूस ने अपनी जांच में खुलासा किया कि महिला असल में पूरी तरह से ठीक ठाक बोलती है, लेकिन पेंशन के लिए 16 साल से गूंगा होने का नाटक कर रही थी। दोस्तों, खबर सुनते हैं हरियाणा सरकार से। हरियाणा सरकार ने दिव्यांग पेंशन नियम 2025 के तहत राज्य के दिव्यांगजनों को राहत देते हुए 21 गंभीर बीमारियों को पेंशन के दायरे में लाने का फैसला लिया है। इससे थैलेसीमिया, हीमोफीलिया और मस्कुलर डिस्ट्रॉफी से ग्रसित मरीजों को भी दिव्यांग पेंशन का लाभ मिल सकेगा। उपायुक्त विश्राम कुमार मीणा ने बताया कि पेंशन का लाभ 18 वर्ष से अधिक आयु वाले हरियाणा के मूल निवासी और कम से कम 3 वर्ष से राज्य में रह रहे पात्र व्यक्तियों को मिल सकेगा, जिनकी वार्षिक आय 3 लाख रुपए से अधिक न हो। लाभ के लिए मरीज को सिविल सर्जन कार्यालय से 60% या उससे अधिक दिव्यांगता का प्रमाण पत्र लेना अनिवार्य है, जिसे के परिवार पहचान पत्र में अपडेट करवाकर पेंशन आवेदन किया जा सकेगा। नियमों में संशोधन की अधिसूचना सामाजिक न्याय अधिकारिता एवं अंत्योदय विभाग द्वारा जारी की गई है। इसमें चलने फिरने में असमर्थता, कुष्ठ रोग, ब्लाइंडनेस, मानसिक बीमारी, सिकल सेल, पार्किंसंस
ऑटिज्म और बौनापन जैसी अन्य गंभीर बीमारियों को शामिल किया गया है। यदि कोई भी व्यक्ति गलत दस्तावेजों के आधार पर लाभ लेता है तो उससे 12% तक वार्षिक ब्याज के साथ राशि रिकवर की जाएगी। तो दोस्तों, अब सुनते हैं डिसेबिलिटी जगत से आ रही स्पेशल टेक्नोलॉजी अपडेट्स। दोस्तों, खबर है प्रयागराज से। भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान IIIT और IIT रुड़की के वैज्ञानिक बोलने में अक्षम दिव्यांगों के लिए एक खास डिवाइस बनाने जा रहे हैं। इस डिवाइस के माध्यम से दिव्यांग व्यक्ति अपनी उंगलियों से संकेत करके केयरटेकर को संदेश भेज सकेंगे। ये एक बहुत ही नवीन और उपयोगी तकनीक है जो कि दिव्यांगों के लिए बहुत मददगार साबित होगी। ये डिवाइस ग्लव्स के आकार की होंगी। IIT रुड़की के प्रौद्योगिकी नवाचार केंद्र ने ये अहम जिम्मेदारी ली है। IIIT के इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की डॉक्टर सोनाली अग्रवाल और डॉक्टर नवजोत सिंह मिलकर ये डिवाइस बना रहे हैं। उन्होंने बताया कि व्हीलचेयर के दिव्यांगों को सशक्त बनाने के लिए स्मार्ट डिवाइस भी विकसित किए जा रहे हैं। इस डिवाइस में लॉट सेंटर का प्रयोग किया जाएगा जो दिव्यांग व्यक्ति के हाथ की गतिविधियों को पहचानेगा और उसे सांकेतिक अंकों में बदलेगा। इसे हाथ में पहना जा सकेगा और ये डिवाइस परिजनों से मोबाइल के ब्लूटूथ के जरिए कनेक्ट होगी, जिससे कि दिव्यांग व्यक्ति अपनी जरूरतों को साझा कर पाएंगे। दोस्तों, खबर महाराष्ट्र के ITI सेक्टर से। महाराष्ट्र सरकार राज्य के 20 औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों ITI में अत्याधुनिक प्रयोगशालाएं स्थापित की जाएंगी। ये पहल इस उद्देश्य से की जा रही है कि शिक्षा को भविष्य की जरूरतों के अनुरूप ढालना, रोजगार के अवसर बढ़ाना और दिव्यांग छात्रों को मुख्य धारा से जोड़ना संभव हो सके। इस दिशा में राज्य के कौशल, रोजगार, उद्यमिता और नवाचार विभाग इन्होंने 3 प्रमुख सामाजिक संस्थाओं के साथ समझौता ज्ञापन हस्ताक्षर किए हैं। ये समझौता ज्ञापन ग्रामीण विकास ट्रस्ट बेंगलुरु, स्नाइडर इलेक्ट्रिक इंडिया फाउंडेशन बेंगलुरु, दयासरा फाउंडेशन पुणे और प्रोजेक्ट मुंबई अंधेरी के साथ किए गए हैं। इस कार्यक्रम की घोषणा मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस की उपस्थिति में की गई, जहां पर और भी वरिष्ठ अधिकारी मौजूद थे। इस परियोजना के तहत अगले 4 वर्षों में महाराष्ट्र के मुंबई, पुणे, नागपुर, नासिक और अमरावती जैसे प्रमुख क्षेत्रों में 9,750 युवाओं को चरणबद्ध तरीके से प्रशिक्षित किया जाएगा। दयासरा फाउंडेशन और महाराष्ट्र इनोवेशन सोसाइटी के साथ हुए समझौते के अंतर्गत 5,000 सूक्ष्म और लघु उद्यमियों को व्यावसायिक प्रशिक्षण और मार्गदर्शन प्रदान किया जाएगा। इसका उद्देश्य स्थानीय स्तर पर रोजगार निर्माण और उद्यमशीलता को बढ़ावा देना है। दोस्तों, प्रोजेक्ट मुंबई संस्था के सहयोग से दिव्यांग छात्रों के लिए विशेष समावेशी पाठ्यक्रम तैयार किए जाएंगे। इसमें सांकेतिक भाषा में कोर्स, प्रशिक्षकों का प्रशिक्षण और ऑन द जॉब ट्रेनिंग की व्यवस्था की जाएगी, जिससे कि दिव्यांग छात्र भी तकनीकी शिक्षा में आत्मनिर्भर बन पाएं। इसी के साथ बढ़ते हैं अगली न्यूज की तरफ। दोस्तों, दृष्टिहीन लोगों के लिए AI तकनीक से लैस चश्मे विकसित किए गए हैं। इन चश्मों में लगे कैमरे आसपास की वस्तुओं को पहचान कर ईयरफोन के माध्यम से जानकारी देते हैं। साथ ही कलाई और उंगलियों पर पहनने वाले पैच वस्तुओं को पकड़ने में मदद करते हैं। ये तकनीक दृष्टिहीन लोगों के जीवन को आसान बनाने में मददगार साबित हो सकती है। दोस्तों, आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल। आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है प्रोग्राम कम्युनिटी कलर्स में। और अब इस वक्त प्रोग्राम में समय हो चला है डिसेबिलिटी जगत से जुड़ी तमाम लेटेस्ट अपडेट्स सुनने का, जो कि आती है सीधे DEPWD MSJE विभाग की तरफ से। दोस्तों, डिपार्टमेंट ऑफ एम्पावरमेंट ऑफ पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज समय समय पर कोशिश करते रहते हैं कि नई नई योजनाओं के बारे में, ताकि ये जानकारी उन तक पहुंच सके जो इसका लाभ उठा सकते हैं। साथ ही डिपार्टमेंट अपने निरंतर प्रयासों से डिसेबिलिटी जगत से जुड़े विभिन्न कार्यक्रम विभिन्न प्लेटफॉर्म्स पर भी काम करते रहते हैं, जिनकी अपडेट्स हम इस सेक्शन में पढ़ते हैं, जिसका नाम है DEPWD MSJE सोशल मीडिया अपडेट्स सेक्शन। तो दोस्तों, आइए बिना समय गवाए शुरुआत करते हैं आज की पोस्ट के साथ। तो डिपार्टमेंट की तरफ से आ रही इस पोस्ट में डिपार्टमेंट लिखते हैं, दिव्यांग पढ़ेंगे बढ़ेगा भारत।
शिक्षा वो आधारशिला है जिस पर समृद्ध और सशक्त भविष्य का निर्माण होता है। जब हर व्यक्ति को समान अवसर मिलता है तो समाज और देश दोनों ही आगे बढ़ते हैं। दिव्यांग जन सशक्तिकरण विभाग MSJE द्वारा शुरू की गई छात्रवृत्ति योजना दिव्यांग बच्चों के सपनों को नई उड़ान दे रही है। ये योजना न केवल दिव्यांग बच्चों को शिक्षा से जोड़ रही है, बल्कि उन्हें आत्मनिर्भरता और आत्मविश्वास की ओर प्रेरित भी कर रही है। #सशक्त दिव्यांग जन समर्थ भारत, #छात्रवृत्ति योजना। दोस्तों, इसी के साथ एक ग्राफिक के माध्यम से डिपार्टमेंट लिखते हैं, दिव्यांग छात्रों के लिए छात्रवृत्ति योजना छात्रों को शिक्षा के माध्यम से सशक्त बनाना, आजीविका प्राप्त करने में आसानी, साथ ही समाज में गरिमापूर्ण स्थिति। इन छात्रवृत्तियों के नाम इस ग्राफिक के माध्यम से साझा किए गए हैं, जो कि इस प्रकार है: प्री मैट्रिक छात्रवृत्ति, पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति, उच्च श्रेणी के लिए शिक्षा छात्रवृत्ति, राष्ट्रीय ओवरसीज छात्रवृत्ति, राष्ट्रीय फेलोशिप, निःशुल्क कोचिंग। दोस्तों, अधिक जानकारी के लिए इस ग्राफिक के साथ एक QR कोड भी साझा किया गया है। साथ ही साथ डिपार्टमेंट के कई अन्य लिंक्स भी साझा किए गए हैं, जिसके माध्यम से आप इसकी अधिक जानकारी ले सकते हैं या फिर डिपार्टमेंट से जुड़ सकते हैं YouTube, LinkedIn, Facebook, Instagram, X या डिपार्टमेंट की अपनी वेबसाइट depwd.gov.in के माध्यम से। अपनी अगली पोस्ट में डिपार्टमेंट लिखते हैं, दिव्यांग जन सशक्तिकरण विभाग के अंतर्गत देश भर में स्थापित 10 राष्ट्रीय संस्थान उम्मीद, आत्मनिर्भरता और नवाचार के स्तंभ बनकर उभरे हैं। ये संस्थान विशेष रूप से विभिन्न दिव्यांगताओं पर केंद्रित होकर न केवल शिक्षा और प्रशिक्षण प्रदान कर रहे हैं, बल्कि पुनर्वास सेवाओं के माध्यम से दिव्यांग जनों को सशक्त बना रहे हैं। कटक में दिव्यांग जनों के लिए समर्पित एक प्रमुख संस्थान है, जो पुनर्वास, शिक्षा और चिकित्सा सेवाओं की संपूर्ण सुविधा प्रदान करते हैं। इसका नाम है स्वामी विवेकानंद राष्ट्रीय पुनर्वास प्रशिक्षण एवं अनुसंधान संस्था। एक ग्राफिक के माध्यम से डिपार्टमेंट ने कई डिटेल्स भी इसके बारे में साझा की हैं, जो कि कुछ इस प्रकार है: स्वामी विवेकानंद राष्ट्रीय पुनर्वास प्रशिक्षण एवं अनुसंधान संस्थान, SV निर्तार, कटक, ओडिशा। लोकोमोटर दिव्यांग व्यक्तियों के लिए व्यापक पुनर्वास सेवाएं, क्रॉस डिसेबिलिटी अर्ली इंटरवेंशन सेंटर और मूल्यांकन सेवाएं प्रदान करना, सुधारात्मक और पुनर्निर्माण सर्जरी के लिए 2 सुसज्जित ऑपरेशन थिएटर, रेडियोलॉजिकल और पैथोलॉजिकल जांच इकाइयां, प्रोस्थेटिक्स और ऑर्थोटिक्स, फिजियोथेरेपी, व्यावसायिक चिकित्सा और व्यावसायिक परामर्श सेवाएं, 200 बिस्तरों वाला अस्पताल और सेरेब्रल पाल्सी क्लिनिक, प्रोस्थेटिक्स और ऑर्थोटिक्स, फिजियोथेरेपी और व्यावसायिक चिकित्सा में स्नातकोत्तर और स्नातक पाठ्यक्रम। साथ ही DNB, PMR, BASLP, CBS, CBID भी संचालित करता है। #सशक्त दिव्यांगजन समर्थ भारत, #राष्ट्रीय संस्थान। इसके पश्चात अपनी अगली पोस्ट के माध्यम से दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग बताते हैं कि देहरादून में आयोजित चिंतन शिविर यानी कंटेम्पलेशन कैंप 2025 की मीडिया में कवरेज के बारे में। इस चिंतन शिविर के बारे में मीडिया में काफी कुछ लिखा गया। इसे मीडिया में काफी जगहों पर कवर किया गया। खासकर प्रिंट मीडिया की कुछ तस्वीरें इस पोस्ट के साथ डिपार्टमेंट साझा करते हैं, जहां दिव्यांग वंचित वर्गों को मुख्य धारा में लाकर समावेशी और विकसित भारत बनाने के विचारों ने सामाजिक न्याय को नई दिशा दी। #चिंतन शिविर 2025। एक फोटोग्राफ के माध्यम से दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग ने प्रिंट मीडिया में छपे सभी आर्टिकल्स की तस्वीर साझा की है। इसमें ज्यादातर अंग्रेजी और हिंदी माध्यमों ने इस खबर को कवर किया है। अपनी अगली पोस्ट में दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग लिखते हैं, पार्किंसंस रोग यानी पार्किंसंस डिसीज PD के बेहतर उपचार और शोध के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए हर साल 11 अप्रैल को विश्व पार्किंसंस दिवस यानी कि वर्ल्ड पार्किंसंस डे मनाया जाता है। ये दिन पार्किंसंस रोग के बारे में जागरूकता बढ़ाता है, जो एक प्रगतिशील न्यूरोलॉजिकल स्थिति है जो दुनिया भर में लाखों लोगों को प्रभावित करती है।
आइए हम शोध, बेहतर उपचार और बेहतर समझ के लिए एकजुट हों। इसी के साथ डिपार्टमेंट ने एक प्यारा सा ग्राफिक भी साझा किया है, जिस पर सफेद रंग में ह्यूमन ब्रेन का चित्र बनाया गया है, जिसमें लाल रंग से नेटवर्क नुमा चित्र भी बनाया गया है। ग्राफिक पर लिखा है वर्ल्ड पार्किंसंस डे 11 अप्रैल 2025। इसके बाद डिपार्टमेंट शेयर करते हैं एलिम्को से जुड़ी अपनी पोस्ट के बारे में, जिसमें वे लिखते हैं कि भारत सरकार के समावेशी विकास दृष्टिकोण की दिशा में एक कदम आगे बढ़ाते हुए एलिम्को ने 11 अप्रैल 2025 को महाराष्ट्र के अहिल्या नगर में अपना 72वां प्रधानमंत्री दिव्याशा केंद्र PMDK खोला है। DDRC अहिल्या नगर में केंद्र की स्थापना और संचालन के लिए एलिम्को और डॉक्टर विठल राव विखे पाटिल फाउंडेशन अहमदनगर के बीच श्री प्रवीण कुमार CMD एलिम्को, डॉक्टर सुजय विखे पाटिल CEO, श्री पंकज जी आशिया जिला कलेक्टर अहिल्या नगर और डॉक्टर अभिजीत दिवाते निदेशक की उपस्थिति में एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए। PMDK सरकारी योजनाओं के तहत सहायक उपकरण और पुनर्वास सहायता प्रदान करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा, जिससे कि क्षेत्र में विकलांग व्यक्तियों और वरिष्ठ नागरिकों को लाभ मिल सकेगा। दोस्तों, इस पोस्ट के साथ कार्यक्रम की कई तस्वीरें भी डिपार्टमेंट ने साझा की है, जिसमें मान्यवर गण इस कार्यक्रम में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते हुए जोश और हर्षोल्लास से परिपूर्ण नजर आते हैं। अपनी अगली पोस्ट के माध्यम से डिपार्टमेंट साझा करते हैं सुलभ पुस्तकालय एक्सेसिबल लाइब्रेरी के बारे में। सुलभ पुस्तकालय दृष्टिबाधित व्यक्तियों के लिए एक व्यापक डिजिटल ज्ञान सुलभ पुस्तकालय एक डिजिटल पहल है, जो दृष्टिबाधित व्यक्तियों और अन्य विकलांग व्यक्तियों के लिए पढ़ाई को आसान और समावेशी बना रही है। बुक शेयर और सुलभ पुस्तक संघ जैसे स्रोतों से यहाँ हजारों पुस्तकें उपलब्ध हैं, वो भी कई भाषाओं और प्रारूपों में। अब विकलांग व्यक्ति अपनी खुद की रीडिंग शेल्फ बना सकते हैं, अपनी मनचाही किताबें डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ लेखकों और प्रकाशकों के लिए भी एक शानदार मंच है, जहाँ वे अपनी सामग्री को सभी के लिए सुलभ बना सकते हैं। जरूर विजिट करें www.sugamyapustakalay.org.in पर। याद रहे www.sugamyapustakalay.org.in पर #सुगम्य पुस्तकालय। दोस्तों, इसके बारे में ग्राफिक के माध्यम से दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग लिखते हैं सुगम्य पुस्तकालय दृष्टिबाधित और अन्य दिव्यांगजनों के लिए डिजाइन किया गया डिजिटल पुस्तकालय, लेखकों और प्रकाशकों के लिए बेहतरीन मंच, विभिन्न भाषाओं में सुगम्य पुस्तकों की सुविधा प्रदान करना, उपयोगकर्ता को व्यक्तिगत रीडिंग शेल्फ व पुस्तकों को विभिन्न फॉर्मेट में डाउनलोड करने की सुविधा। www.sugamyapustakalay.org.in। अपनी अगली पोस्ट के माध्यम से डिपार्टमेंट विश्व हीमोफीलिया दिवस के बारे में सचेत करते हुए बताते हैं कि 17 अप्रैल को विश्व हीमोफीलिया दिवस था। हीमोफीलिया और अन्य रक्तस्राव विकारों से पीड़ित लोगों के लिए जागरूकता और समर्थन बढ़ाएं। जल्द निदान, उपचार तक पहुंच और समावेशी देखभाल जीवन को बदल सकती है। साथ मिलकर एक ऐसी दुनिया बना सकते हैं जहां पर कोई भी चुपचाप खामोशी से बस पीड़ित न हो। आइए आशा, शिक्षा और करुणा फैलाएं। पोस्ट से जुड़े ग्राफिक के माध्यम से डिपार्टमेंट एक बार फिर से लिखते हैं वर्ल्ड हीमोफीलिया डे 17 अप्रैल 2025। इसके पश्चात एक अनोखा वीडियो साझा करते हुए डिपार्टमेंट बताते हैं कि आपके लिए लाए हैं द राइट साइंस, जोश साइनिंग हैंड्स फाउंडेशन और लूसीफर म्यूजिक की एक पहल, जिसका उद्देश्य भारत को हिप हॉप ट्विस्ट के साथ सांकेतिक भाषा सिखाना है। दोस्तों, इसके साथ ही साइन लैंग्वेज में बना आलोक केजरीवाल जी, फाउंडर ऑफ साइनिंग हैंड्स फाउंडेशन, का एक वीडियो भी इन्होंने साझा किया है, जिसमें वे साइन लैंग्वेज के माध्यम से बात करते हुए नजर आते हैं। आइए इसके कैप्शंस जो नीचे लिखकर आते हैं वो पढ़ें। I am Alok Kejriwal and I am deaf. India is home to 20% of the world's deaf population. Still, most Indians don't know sign language. No common language means no conversation, which means
Yes isolation, yes loneliness, yes mental health issues for the deaf community। दोस्तों, इंडियन साइन लैंग्वेज में 6 मिनट की ये वीडियो डिपार्टमेंट ने अपने फेसबुक पेज पर साझा की है, जिसे आप फेसबुक के माध्यम से एक्सेस कर सकते हैं। तो ये था आज का DEPWD MSJE सोशल मीडिया अपडेट सेक्शन। आशा करते हैं इस सेक्शन से आपको ऐसी जानकारी जरूर मिली होगी जिसका लाभ आप उठा सके। इसी के साथ प्रोग्राम कम्युनिटी कलर्स यही समाप्त होता है। जाते जाते एक बार फिर से सुनते जाइए आज के शो की न्यूज हेडलाइंस। क्या आप तीसरा बच्चा भी गोद ले सकते हैं? हाई कोर्ट ने दूर किया कंफ्यूजन, दिया है नया फैसला। भारत ने संयुक्त राष्ट्र साझेदारी के माध्यम से सिएरा लियोन को 9,90,000 अमरीकी डॉलर्स की सहायता प्रदान की। सुप्रीम कोर्ट ने मांगा केंद्र से जवाब, मानसिक समस्याओं से जूझ रहे बेघर लोगों के लिए नीति बनाने की मांग पर जनहित याचिका। कैसे एक्सेसिबल टूरिज्म हो सकता है भारत के लिए अगला बड़ा अवसर। लेंगे न्यूली ब्लाइंड एंड लेट ब्लाइंड अडल्ट्स के लिए NFB क्राइसिस मैनेजमेंट ट्रेनिंग प्रोग्राम की जानकारी। ये गुजरात नहीं केरल है बोलकर DYFI के युवा कांग्रेस ने RSS संस्थापक हेडगेवार के नाम पर विकलांग केंद्र का नाम रखे जाने का किया विरोध। विकलांग पेंशन के लिए 16 साल तक गूंगी रही महिला। हरियाणा सरकार ने दिव्यांग पेंशन में 21 गंभीर बीमारियों को किया शामिल। सुनेंगे डिसेबिलिटी स्पेशल टेक अपडेट। टेक न्यूज में सुनेंगे नए ग्लव्स दिव्यांगों के लिए होंगे मददगार। महाराष्ट्र के 20 IIT में बनेंगी अत्याधुनिक लैब, दिव्यांग छात्रों के लिए भी होंगे विशेष कार्यक्रम। AI तकनीक से दृष्टिहीनों को मिले